मेरी बहुत प्रबल इच्छा है और मैं ये दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक विद्यार्थी बना रहूं। और ये कहने में भी मुझे संकोच नहीं है कि उम्र काफ़ी है, सारे बाल सफ़ेद हैं, लेकिन आपके बीच आकर एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति पैदा हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आपने यहाँ बुलाया और इतने सारे हमारे युवा लोगों से मिलने का मौका दिया और यहाँ बहुत प्रबुद्ध लोग भी बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये संगोष्ठियाँ आयोजित करके हम कोई नई एकता पैदा कर रहे हैं। एकता तो भारत में हजारों हजार वर्ष से उसकी हम चेतना पैदा कर रहे हैं। और ये एकता निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पे अगर देखिए तो ये देश तो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था और उस टुकड़े टुकड़े होने में जो कमजोरियां आई थी उसी के चलते हमने गुलामी का जुआ अपने कंधों पर ढोया। सत्ता थी लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में थी। तो देश आज़ाद हुआ है तो 1/3 देश जो था, जिसे जो प्रिंसली स्टेट्स थी, तो 570 के करीब राज्य थे। कौन तरीका था उनमें समन्वय पैदा करने का? मैंने पिछले साल सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर के लिए मुझे आमंत्रित किया गया दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। चूँकि उसका ये वो प्रासंगिक है इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ। मैंने उस वक्त कहा था कि 8वीं 9वीं हम निश्चित तौर पर नहीं जानते कि शंकराचार्य का जन्म का वर्ष क्या था, लेकिन ये मानते हैं कि 1000 साल पहले जब भारत राजनीतिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, उस वक्त शंकराचार्य पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता की चेतना पैदा की थी। और उनसे बहुत पहले और भी बहुत से महर्षि हैं, लेकिन अगस्त मुनि ने उसी काम को और बहुत पहले किया था। और यही शायद कारण है कि शंकराचार्य ने अपनी बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना निर्वाण अष्टकम में उनका एक श्लोक है जो राक्षसा क्षोभिता सीतया शोभिते दंड कारण्य भूपुण्यता कारण लक्ष्मणे नान्विते वानरा सेविते अगस्ते संपूजिते राघवा पातु मां। निर्वाण शतकम में। तो ये वो विभूतियां हैं। ये हमारे यहाँ तो ना
ऋषियों की कमी है न किताबों की कमी, लेकिन एक बात हमें अपने मानस में स्पष्ट करने की जरूरत है कि उन्होंने अलग अलग संदेश नहीं दिए। वो जो काल था उसमें आज की तरह के संचार माध्यम नहीं थे कि जहां आपने आज पटना में एक बात कही वो शाम तक पूरे देश में जानी जाए। जो भारत में वैदिक काल से जो आदर्श, जो मूल्य स्थापित हुए थे, जिनसे भारत के लोग प्रेरणा लेते थे, हमारे महर्षियों का, मुनियों का कारनामा ये है कि उन्होंने उन्हीं आदर्शों और मूल्यों के वो संवाहक बने और पूरे देश में, जब ना ट्रेन, ये संचार माध्यम तो थे ही नहीं, यात्रा के भी साधन नहीं, उस वक्त उन्होंने पूरे देश को उस एकता के सूत्र में बांधा। और वो एकता के सूत्र का आधार क्या है? कोई भी समाज हो, कोई देश हो, कोई संस्कृति, कोई सभ्यता, मानव अकेले जिंदा नहीं रह सकता, वो सामाजिक प्राणी है, उसको समाज चाहिए। समाज को इकट्ठा रखने के लिए, स्थिरता के लिए समाज की एकता चाहिए। एकता से जो शक्ति पैदा होती है उससे संस्कृतियों और सभ्यताओं का निर्माण होता है। अब उस एकता के लिए कोई आधार चाहिए। दुनिया में संस्कृतियां हैं, हम कोई अकेले नहीं। दुनिया में कहा आधार जो बनाया, हम एक भाषा बोलते हैं, हमें इकट्ठा होना चाहिए। हमारी आस्था की अभिव्यक्ति का तरीका एक है, हमें इकट्ठा होना चाहिए। हमारी त्वचा का रंग एक है, हमें इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे हुए, उससे ताकत बनी, और त्वचा के रंग और भाषा के आधार पर एकता पैदा हुई। उन्होंने दुनिया पर कब्जा किया क्योंकि ताकत आई उनके पास। तो कोई भी आधार चाहिए एकता की। भारत के चिंतकों ने कहा ऐसा आधार मत चुनो जिसमें कुछ लोग अंदर आ जाएं और बहुत से लोग बाहर रह जाएं। सबकी त्वचा का रंग एक नहीं है, सब लोग एक भाषा नहीं बोलते, सबकी आस्था की, हमारे तो कहा भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृति, नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। हमारे यहाँ हर रंग का इंसान आपको मिलेगा इस देश में। कितनी बोलियां हैं आप गिनती करेंगे? 26 तो हमारी जो शेड्यूल है संविधान का उसमें है भाषा, जो बड़ी भाषा है। लेकिन भाषा कोई ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। मैं मानता हूं अगर एक छोटा सा समूह भी भारतीयों का कोई बोली बोलता है, वो भी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारी जो संस्कृति है वो समावेशी संस्कृति है। हम दूसरे की भाषा को ये नहीं कहेंगे कि ये हमारी भाषा नहीं। सर्वज्ञम तदहम वन्दे परं ज्योतिष तपोहम प्रवृत्त्यान मुखाद देवी सर्व भाषा सरस्वती। ये आपके लिए खास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे कि आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, इस पर को हमें कैसे देखना है?
ये सब मां सरस्वती की बोलियां हैं। ये उदारता, कोई भाषा दूसरे की नहीं है, सब भाषाएं हमारी। और कहा गया कि अगर किसी भी संस्कृति को, लोगों को समझने का सबसे प्रभावी माध्यम वो है, वो भाषा जो वो बोलते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर ये सामर्थ्य पैदा करें कि हम हर संस्कृति की समझ को हासिल कर सकें, और उसके लिए हमें उसकी बोली को, ये हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले कहा गया है, लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है वो हमें बताता है, ये अगर मुझे सही याद है तो कई साल पहले मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक पेपर पढ़ा था, जो उन्होंने बहुत अनुसंधान के बाद तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको किसी को 2 से अधिक भाषाएं आती हैं तो आपको वृद्ध अवस्था में जो बहुत सारी मानसिक कारणों से बीमारियां होती हैं, आपका उससे बचाव हो जाएगा और उसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्यों? हमारे शरीर के जितने अंग हैं सब सक्रिय हैं। एक ही अंग है हमारे शरीर में जो बहुत ही लेजी को क्या कहेंगे सर, सुस्त, आलसी, जो खुद से काम करने को तैयार नहीं होता, वो है हमारा मस्तिष्क। अब तो आदतें बदल रही हैं, इसलिए कि सेमिस्टर सिस्टम भी है, मंथली टेस्ट भी होते हैं। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो 8 महीने 9 महीने छात्र जो हैं वो घूमाघामी करते थे और इम्तहान की रात को पढ़ते थे। तो मैंने अपने एक मित्र से कहा कि भाई तुम तो लग रहा है बिल्कुल सारी रात सोए नहीं हो, पहले ही कुछ पढ़ाई कर लेते। तो उसने मुझसे कहा, इतनी सच्ची बात कही, उसने कहा अरे भाई खूब पढ़े लेकिन पहले समझ में नहीं आया, लेकिन इम्तिहान की रात को समझ में आता चला गया। ये वास्तविकता है। वास्तविकता क्या है कि मस्तिष्क इंसान का तब काम करता है जब सामने कोई चुनौती होती है। बगैर चुनौती के काम नहीं करता। और इम्तिहान कल सुबह को है तो चुनौती है। पहले पढ़ा था समझ नहीं आया, अब पढ़ा समझ में आ गया। तो इससे सबक क्या मिलता है? दुनिया में असाधारण लोग पैदा नहीं होते हैं, होते होंगे कोई एक दो। असाधारण लोग जिन्हें हम विभूति कहते हैं वो हैं जो अपने मस्तिष्क का प्रशिक्षण करते हैं साधारण परिस्थितियों में भी काम करने के लिए। असाधारण परिस्थितियों में तो हर किसी का दिमाग काम करता है। असाधारण लोग वो बनते हैं जो साधारण परिस्थितियों में रोज अपने सामने एक चुनौती पैदा करते हैं और फिर उनका मस्तिष्क वो प्रशिक्षित होता चला जाता है। फिर आपको इसमें कोई ये मत समझिएगा कि मैं कोई गुणगान कर रहा हूं, लेकिन फिर अगर पढ़ाई नहीं करेंगे ना रोजाना तो सर में दर्द हो जाता है। मैंने आपसे इसलिए शेयर किया कि आप छात्र हैं और ध्यान रखिए
विद्यार्थिनु कुतो सुख और सुखार्थिनु कुतो विद्या। विद्यार्थी के लिए सुख जैसी कोई चीज नहीं होती। उतना सुख चाहिए होता है जिसमें माइंड अलर्ट रहे। और हमारी परंपरा है तपा स्वाध्याय निरितम। एवं भारत की संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है। हमने बड़ा जुल्म अपने साथ किया है, अपनी संस्कृति के साथ किया है कि हमने धर्म का ट्रांसलेशन अनुवाद रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल नहीं। भारतीय परंपरा में 19 अर्थ हैं धर्म शब्द के। पूजा पाठ तो उसमें बहुत ही नीचे दर्जे पे है। धर्म का असल मतलब है धारण, उससे उत्पत्ति हुई है, जो सबको समावेश कर सके, सबको एक जगह ला सके, सबके अंदर समन्वय पैदा कर सके, वो चीज धर्म है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जोर के धर्मस्य विधये नेको ये वे प्रोक्ता महर्षि भी स्वम स्वम विज्ञानम आश्रिते दमस्तेषां परायणा। हमारे ये समस्या, ये मामूली समस्या नहीं रही। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं भीष्म पितामह से शांति पर्व में कि इस ऋषि ने ये कहा है, इस ऋषि ने ये कहा है, इसने ऐसे परिभाषित किया है, धर्म को किसकी व्याख्या मानूं? जी का वहां तो व्याख्याकारों की भी कमी नहीं है, किताबों की भी कमी नहीं है। तो जो हमारी सबसे ज्यादा किताबें जिन्होंने संकलन किया है भारतीय प्रज्ञा का, ज्ञान का, उन्होंने 2 लाइन में बता दिया कि ये जीवन ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हमने हमारा भाषण रुचिकर हो गया और आपको अच्छा लगा। ये जीवन के आदर्श हैं। व्यास ने कहा, मैं बता, भीष्म पितामह ने कहा उसे छोड़ दीजिए। जिन्होंने सब संकलन किया व्यास, उन्होंने कह दिया सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारे धर्म का मतलब है किसी और का भला करिए, वो पुण्य है, किसी को नुकसान पहुंचाइए वो पाप। और धर्मस्य विधये नेको में जो मैंने पहले पढ़ा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि बहुत व्याख्याएं, बहुत से धर्म बताए गए हैं वगैरह वगैरह। हर किसी ने अपने ज्ञान के आधार पर स्वम स्वम विज्ञानम आश्रिते, लेकिन सब धर्मों में अगर कोई श्रेष्ठ है, और आपके लिए खास तौर से दमस्तेषां परायणा। ये जो जिस काल से आप गुजर रहे हैं, यह आपका ब्रह्मचर्या काल है। ब्रह्मचर्या सिर्फ सेलिबेसी को नहीं कहते हैं। सेलिबेसी तो उसमें से एक अर्थ निकलता है, क्योंकि आपको पूरे वक्त विद्या अर्जन के काम में लगे रहना है और आपका कोई डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्या कहते हैं उस काल को जिसमें आप ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दमस्तेषां परायण। सबसे जो श्रेष्ठ धर्म है वो दम है। दम का मतलब है अपने ऊपर काबू रखना, नियंत्रण रखना, इंद्रियों का संग्रह रखना। पूरी यहां से आप इस बिल्डिंग से निकलते होंगे क्लास अटेंड करके, 50 चीजें आप सामने देखते होंगे जो आपका ध्यान आकर्षित करती। आपका ध्यान आकर्षित नहीं करती, भटकाती हैं आपके ध्यान को।
इस काल में अपने ध्यान को भटकने नहीं देना, ये भी नहीं सोचना, ये भी नहीं सोचना कि मेरे क्लास में ऐसा बच्चा है जो बड़ी गाड़ी में आता है। होगी बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम सिर्फ एक है और वो है विद्या अर्जन। और भारत की संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है। डॉक्टर B.N. सील स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे, मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत सुंदर फ्रेज, एक वाक्यांश, बात को उसका हिंदी अनुवाद भी किया गया। उन्होंने कहा, इंडिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड। भारत पुरातन है लेकिन भारत वृद्ध नहीं है। और उपमा दी है जैसे आत्मा, हमारा ये शरीर नश्वर, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो अमर है, अजर। तो उनका भारत आत्मा की न जायते मिर्यते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। जैसे आत्मा न पैदा, आत्मा से उपमा दी। उन्होंने कहा भारत वो है, और वो आत्मा से भारत की संस्कृति परिभाषित होती है। इसलिए भारत की संस्कृति में, दुनिया में बहुत संस्कृतियां हमसे भी पुरानी, लेकिन आज वो केवल विशेषज्ञों के अध्ययन का विषय है। भारत की संस्कृति जो आदर्श, जो मूल्य आज से हजारों साल पहले भारतीयों को प्रेरणा देते थे, वो आज भी हमारे ऊपर उतना ही गहरा असर छोड़ते हैं। तो ये जो भारत की पुरातन होने के साथ जो नूतनता है, ये कैसे बनती है? ये आपके माध्यम से बनती है, नई नस्लों के माध्यम से बनती है। अगर आप उस ज्ञान को में जो भारत की परंपरा है उसके अनुसार लगेंगे, तो आप उस नूतनता को, पटना के पास में गंगा नदी बहती है, दुनिया की नदियों में गंगा में ये खूबी है कि वो दुनिया की नदियों में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में वो उसका पानी अपनी गंदगी को साफ कर पाता है। गंगा की यह खूबी है, मुझे अगर सही याद है, क्योंकि मैं पैदा भी गंगा के किनारे के गांव में हुआ हूँ, बुलंदशहर में। पार्लियामेंट में भी कानपुर सिटी रिप्रेजेंट किया है और गंगा का मामला कई दफ़ा पार्लियामेंट में उठाया। उस ज़माने में मैं काफ़ी पढ़ाई करता था उसके बारे में। तो गंगा के पानी का, अगर मुझे सही याद है, तो शायद 16 या 17 मील का है कि इतने में गंगा का पानी अपने आप को रिसाइकिल कर लेता है। वही रिसाइकिलिंग भारतीय संस्कृति की आपके माध्यम से होती है, नौजवानों के माध्यम से। और कोई तरीका नहीं होता है संस्कृति बचाने का। संस्कृति बचाने का तरीका यही है कि वो मूल्य और आदर्श आपके माध्यम से वो जिंदा रहे। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे आमंत्रित किए जाने के लिए, और आपसे कहता हूँ मुझे बहुत 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 प्रसन्नता हुई है आपके यहाँ आके, और फिर कोई मौका होगा तो आपको भेजोगी। लोग का समझदार सुखी में भवन्तु।